थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ अज़फ़र खान, आप देख रहे हैं क़ायद-ए-आज़म यूनियन। एक बार फिर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने हमें जॉइन किया है। पिछली वीडियो में हमने इसराइल-पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन की थी। अब हम थोड़ा-सा देखेंगे कि वर्ल्ड का रिस्पॉन्स कैसा आया, ख़ास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड, हिंदुस्तान का और वेस्ट का रिस्पॉन्स थोड़ा-सा हमने बात की थी। सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच आपने दोबारा मौका दिया। माय प्लेजर। अज़फ़र खान, सर जब भी तुम कहोगे ना तो जो मुझे आता है मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, ठीक है? दैट्स माय ड्यूटी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, ये आपका एक ऑनर है हमारे लिए कि आप हमें इतना कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अरब वर्ल्ड के ऊपर। अरब लीग का इजलास भी हुआ 11 अक्टूबर को, फिर इसके बाद ओआईसी समिट भी हुआ। इसराइल कंटिन्यूअसली बम्बार्डमेंट किए जा रहा है और उसको जो है वो हमारा अरब वर्ल्ड ख़ास तौर पे इतना मैं कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि कोई भी उनको थ्रेट नहीं है। तो व्हाई अरब्स वर्ल्ड है का जो रिस्पॉन्स है, व्हाई इट इज़ सो म्यूटेड? व्हाई इज़ इट सो म्यूटेड? वेल, उसकी एक वजह तो है कि देखें, किसी भी अरब मुल्क के अंदर अवाम की मर्जी पे तो कोई स्टेट्स की जो लीडर्स हैं नहीं है। यानी कहीं भी जमहूरियत नहीं है जहाँ पे अवामी कुव्वतें जो हैं वो डोमिनेट करती हों। मुख्तलिफ किस्म के डिक्टेटर्स हैं, कुछ बेनेवलेंट हैं, यानी वो आप उन्हें अच्छा समझ सकते हैं, कुछ जो हैं वो रिप्रेसिव हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप इज आफ्टर ऑल डिक्टेटरशिप ऑफ सॉर्ट्स। तो या ऑटोक्रेटिक कह देना चाहिए, इफ नॉट क्या कहते हैं, प्योर डिक्टेटरशिप। तो सो फिर जो इनके लीडर्स ही डिसाइड करते हैं वही होता है। अवाम की क्या राय है उसको कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और जब भी अवाम ने वहां पे कोई कोशिश की है उसको बड़ी बुरी तरह सप्रेस किया गया है। सीरिया के अंदर क्या नहीं हुआ, अपने लोगों का एक दूसरे से झगड़ा हुआ है ना। ईरान इराक जंग जो हुई है वो किन्होंने लड़ी है? दोनों तरफ से, एक तरफ से सद्दाम हुसैन, एक तरफ से इमाम खुमैनी, और 1.5 मिलियन लोग इन्होंने मरवा दिए उसके अंदर। फिर सऊदी अरेबिया और यमन के अंदर जो हो रहा है, कोई मुसलमान उस पर बोला है? कितने हजार लोग, लाख लोग शायद मारे गए हैं। वहां पे हमारी आवाज क्यों नहीं उठती? इजराइल का और फलस्तीनियों का दुख तो हमें समझ आता है, लेकिन ये दुख की बात नहीं है कि यमन के अंदर कितना कत्लेआम हुआ है। हाँ जी। सो हम खुद अफ़गानियों को डिपोर्ट कर हम रहे हैं क्या और यहाँ पे अफगानिया, बिल्कुल भी ये कोई क्या, नहीं। अभी देखो, अगर हिंदुस्तान कहे कि रोहिंग्या को हम यहाँ से निकाल देंगे तो देखो तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग शोर मचाएंगे, ओ देखो मुसलमानों पे जुल्म हो गया, मुसलमानों पे जुल्म हो गया। और ये जो है अफगान, पहले हमने इनके मुल्क को डिस्टेबलाइज किया और फिर ये यहाँ पे आए और अब हम उनको निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल। मुसलमानों को निकालें तो चुप, गैर मुस्लिम अगर कहें कि ये रोहिंग्या जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं आए तो फिर वो इस्लामोफोबिया हो जाता है। ये हमारे डबल मॉरल्स जो है ना, मीन्स वी हैव नो मॉरल्स, ये मसला है। असूल एक होता है और वो यूनिवर्सल होता है। अगर एक मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है तो वो ज्यादती है, और अगर एक गैर मुस्लिम से भी हो रही है तो वो भी एक ज्यादती है। हमारा एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें देता हूँ कि जी आपने किताब तो जिना पे लिख दी, ये है वो है, तो देखें हिंदुस्तान में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो क्या जिना साहब वाज नॉट राइट? मैं क्या, उसको छोड़ो तुम, वो नहीं होना चाहिए। तो 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 फिर इंडिया नहीं ना है सेकुलर। मैंने कहा जी आपका क्या ख्याल है, सेकुलर होना चाहिए? नहीं भैया, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहती है, तो उन्हें सेकुलर फिर होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? ताकि मुसलमानों के जो हुकूक हैं वो पूरे वहां पे किए जाएं। तो मैंने कहा कि हम पाकिस्तान को ना सेकुलर कर दें? क्या बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब आप, हम तो इस्लामी मुल्क है ना। इस किस्म के लोगों से आप डील नहीं कर सकते। यू कैनॉट हैव सिंपल लॉजिकल रीजन्ड डिस्कशन विद सच पीपल। उसके साथ मैंने छोड़ ही दिया हुआ है इनसे बहस जी, करना, मैं नहीं कर सकता। हाँ
पाकिस्तान के तो मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जैसे अभी आपने बात की, अफ़गान हम जो है वो हज़ारों में डेली डिपोर्ट कर रहे हैं और अभी तो ख़ास तौर पे उनको 50,000 से ज़्यादा लेके जाने की भी इजाज़त नहीं है। वो एक अलग इश्यू है, उस पे एक बात की डिबेट ज़रा हो सकती है। तस्दीक करें, कहते हैं उनको जाते वक़्त $800 उनसे लिए जाते हैं, ये कोई फैक्ट है कि ये ऐसी एक खबर है? ये रिसेंटली गार्डियन न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है, वो ये नहीं है कि जो अफ़गानिस्तान में जा रहा है उसको पे करना है, नहीं। वो जो वेस्ट के कंट्रीज़ में असाइलम सीकर है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने यूनाइटेड स्टेट्स में जाना है, अफ़गान ने यहाँ से पाकिस्तान से, तो उसको आई थिंक $850 चार्ज कर रहे हैं, जो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। लो देखो, उनके ये लिए वो चार्ज कारोबार हो रहा है उसका। मज़ा आया ना? जी, चलो ये ये अभी लेटेस्ट डॉन में आर्टिकल आया है जमायमा अफरीदी का, तो उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा को अफ़गानी जानने वाला दोस्त था, मैंने उससे को कर्ज़ा लिया हुआ था, तो लोग कर्ज़े वापस नहीं कर रहे उनको क्योंकि उनको पता है इन्होंने चले जाना है। अगर वो कहें कि जी आप कर्ज़ा दें अगर, तो लोग कहते हैं जी हम पुलिस को बता देंगे आप इल्लीगल इमिग्रेंट हैं, तो वो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा धंधा हो गया है। तो ये ज़ुल्म ही है ना, यानी जो लोग आ जाते हैं, मजबूर होते हैं और वो अगर वो अपना यहाँ पे पीसफुली रह रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट कर लो यार, कौन-सी ऐसी बड़ी बात है? आप ये जी, देखें वो इन्होंने आप ये देखो यार, ये तो छोड़ो ना अफ़गान को, मैं जब पाकिस्तान अभी आया हुआ था ये जनवरी में, तो मुझे कई महफ़िलों में मैंने देखा है एक सवाल बार-बार आ रहा है कि देखें जी इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ ज़ुल्म ये वो, मैंने कहा अच्छा बात सुनो, जिन्ना साहब कहते थे पाकिस्तान की ज़रूरत इसलिए है ताकि इस्लाम और मुसलमानों को हिंदुओं के वो ज़ुल्म से बचाया जाए। तो मैंने कहा आप दरवाज़ा खोल दो ना पाकिस्तान के बॉर्डर और जो इंडिया में मुसलमान पर्सिक्यूटेड हैं उनको आने दो। आफ्टर ऑल इज़राइल जो है राइट और रॉन्ग वो हर यहूदी को कहता है यू आर वेलकम टू कम एंड सेटल दिस इज़ योर कंट्री, द कंट्री फॉर ज्यूज़। तो आपने तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बनाया था, तो आप दरवाज़ा खोल दो। उसके बाद मैंने देखा वो सवाल बाकी महफ़िलों में फिर गायब ही हो गया, क्योंकि दे जी, हैव नो आंसर, इनके पास कोई जवाब नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो वाले पाकिस्तान और जिनाह के ऊपर हम लाज़मी डिबेट करेंगे, मेरी आपके साथ एक बहुत पुरानी रहती है, वो ठीक है। इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी जो हम वर्ल्ड रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे, अभी हम आते हैं पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था, ख़ास तौर पे गज़ा के जो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, वो काफ़ी म्यूटेड था, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारे प्रेज़िडेंट साहब ने भी जो है वो उस तरह से स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि हमारे पीएम साहब की भी उस तरह से कोई पज़ीराई नहीं हुई ओआईसी के इजलास में। पाकिस्तान का जो स्टांस था क़ायद-ए-आज़म के टाइम पे और क़ायद-ए-आज़म ने बहुत ही स्टांसली सपोर्ट किया टू स्टेट सॉल्यूशन। अभी भी पाकिस्तान उसी लाइन ऑफ आर्गुमेंट से स्टिक है, लेकिन उस तरह से यूनाइटेड नेशन में या इंटरनेशनल फोरम पे हमारी कोई से अ, नज़र नहीं आ रही। व्हाई नहीं पाकिस्तान हैज़ डिग्रेडेड टू सो लो इन केस ऑफ इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट? नहीं, हुआ क्या है कि पाकिस्तान बहुत सालों से डिग्रेडेड है और ये लो पे है। जब से इन्होंने कारगिल की है तब से वहाँ पे ही हैं ये। लेकिन ये मौका नहीं था है इनके एक्सपोज़र का। अब जब ये इतना बड़ा इवेंट हुआ है तो इन्होंने वहाँ पे बातें-बूतें तो की हैं, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन वो जी, एवरीबॉडी नोज़ कि ये जिस स्टेट के मुतल्लिक ये बैठ के बातें कर रहे हैं उसका सबसे रिकॉर्ड अपने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इतना बुरा है कि ये क्या बातें कर रहे हैं। लिहाज़ा पाकिस्तान का तब से 99 से आई थिंक सिंस देन पाकिस्तान हैज़ नो रिस्पेक्ट इन वर्ल्ड फोरम्स, आई कैन टेल यू दैट। ये हम ही जाके हर साल होता क्या है कि अब ये काकड़ साहब की हमने सैर करवा दी है सारी दुनिया की। हाँ, उनकी कोई ना कंस्टिट्यूएंसी है, ना उनके ना कोई इलेक्शन उन्होंने जीता है। तो अंग्रेज़ी वो सुना है बोल लेते हैं, मुझे लम्स वाले लड़कों ने बताया है। बहुत नहीं, ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं, बोलने से ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं कि मुझे हिस्ट्री पता है और अक्सर जो है वो वो मिस हो वो जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। तो वो इस किस्म का एक शो श ही इज़ अ शो पीस दैट्स ऑल। तो वो एख आप देखो जी यू आर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, अंडरस्टैंड योर ड्यूटी, यू आर देयर कि इलेक्शन फेयर और फ्री हो एंड यू हैंड ओवर।
आप वहां पे इंडिया के ऊपर डोजियर बनवा रहे हैं, वो होगा क्या कि एक डोजियर बन जाएगा, हो सकता है उसमें काफी सच भी हो, मैं ये नहीं कह रहा, इंडियन इन्वॉल्वमेंट है तो उसका आ जाना फिगर्स, लेकिन उससे बड़ा डोजियर 2 गुना बड़ा इंडिया बना लेगा तो वो भी आ जाएगा, तो ये मसला क्या बना? पाकिस्तान हैज जीरो इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड, आई टेल यू। पाकिस्तान के पासपोर्ट का ये हाल है कि दुनिया के जो सबसे डिग्रेडेड पासपोर्ट है ना, उनमें चौथे नंबर पे आता है, एट द बॉटम। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली 400 लोग तो हमारे अभी रिसेंटली यार समुद्र में डूब के मर गए हैं, नौजवान। ये कौन सा मुल्क है जो जहां से लोग डेस्परेट होके भाग रहे हैं? तो आप क्या बिल्कुल दुनिया को क्या आप सबक और वो सिखाएंगे कि इंडिया का ये डोजियर है, वो डोजियर है? काकड़ साहब आई थिंक इज अ विंड बैग। वो होता है कि बस उनको तकरीर करने के लिए उन्होंने पिक पुक कर लिया, इनकी कोई स्टेटस स्टूटस नहीं है, ही इज नॉट इलेक्टेड, एवरीबॉडी नोज ही हैज नो मैंडेट फ्रॉम द पीपल। तो ये जो कहते फिरते हैं, वो जो एस्टेब्लिशमेंट इनसे कहती है कि ये कहो, वो ये कह देते हैं, बस दैट्स ऑल। बिल्कुल। वर्ल्ड रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे थे, तो ग्लोबल रिपरकशन जो हैं वो हम काफ़ी आजकल ज़्यादा देख रहे हैं, ख़ास तौर पे वेस्ट में इसराइल और पैलेस्टाइन की रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट की। 2 इम्पोर्टेंट जो हैं वो रिपरकशन ये हैं कि एक तो इस्लामोफोबिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पड़ोस कंट्री में जिसको लाइक मुस्लिम वर्ल्ड में तो ब्लास्फेमस पर्सन कंसीडर किया जाता है, उनकी पार्टी ने स्वीप किया आई थिंक नीदरलैंड में एयर ट्विटर। इसी तरह एंटी सेमेटिज्म जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। हाउ लाइक इट इज गोइंग टू बी फर्दर यू कैन से कि एक्सप्लोर्ड, क्योंकि जो इवेंट अनफोल्ड हो रहे हैं तो ये करंटली तो रुकने वाले नजर नहीं आ रहे। आपने नेदरलैंड्स की बात की है, स्वीडन जो सबसे ज्यादा एक ओपन सोसाइटी, जहां पे कोई कॉलोनियल उनके विचारों की कोई हिस्ट्री नहीं थी, हाँ, वहां पे जब हम आए थे तो हमें बड़ा वेल ट्रीट किया गया था, मुझे तो ये याद है, सारे लोग बड़े आराम से रहते थे। इन्होंने यहाँ पंगे ले लेके कि हमने हिजाब भी पहनना है, हमने निकाब भी पहनना है, और फिर खबरें आनी शुरू हो गई कि इन्होंने लड़कियों की कम उम्र की शादियां कर दी हैं, उनकी मर्जी के बगैर ले जाते हैं और वहां पे शादी कर देते हैं। ये सब खबरें पहले नहीं थी आती, अब क्योंकि यहाँ पे एक एंटी मुस्लिम एंटी रेस वो इमिग्रेशन पार्टी जो है वो नंबर 2 है स्वीडन के अंदर, बाय द वे। नंबर 1 अभी भी, हालांकि वो गवर्नमेंट में नहीं है, सोशल डेमोक्रेट है, लेकिन सेकंड बिगेस्ट पार्टी इन स्वीडिश पार्लियामेंट इज स्वेरिये डेमोक्राटर, स्वीडन डेमोक्रेट्स, हु आर एक्चुअली एंटी इमिग्रेशन, बेसिकली एंटी मुस्लिम। कल ही उन्होंने बयान दिया है कि अपना, इनके जो है जिम्मी ओकेसन ने, कि यहाँ पे फर्दर जो है ना, कोई ये मस्जिद नहीं बननी चाहिए, ये सब खत्म करो, ये सारा कुछ। तो सिर्फ नेदरलैंड्स ही नहीं, ये पूरा ट्रेंड है, और ये ट्रेंड रुकता मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो ये गाजा गुजा का जो टेररिज्म हुआ है, और फिर जैसे मैंने बताया आपको, इनकी अपनी गिल्ट कि इन्होंने यहूदी इतने मरवा दिए, मारे हिटलर ने, लेकिन उनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, वो इनसे इनके मुंह चुप हैं। तो वन साइडेड इनकी अप्रोच होती है इनकी हुकूमतों की, हाँ। लेकिन वहां पे भी पार्लियामेंट में कोई ना कोई बोलता रहता है उनके खिलाफ, ये भी है कम से कम। तो लेकिन ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। वहां पे मेरे नाम पे ही वो, उन्हें क्या पता मैं सोचता क्यों, पकड़ के मुझे मार दें इसलिए कि मैं आई बेयर मुस्लिम नेम, तो ये डर तो अब सबके लिए है। ऐसा ही है। हाँ, ये पहले कभी नहीं था, आई टेल यू, कभी नहीं था ऐसे। स्वीडन जितना पीसफुल मुल्क ही कोई नहीं था, मैं तो जानता हूँ, हाँ। तो ये क्या आप समझते हैं जिस तरह 1990s में बर्नर लीबस ने आर्टिकल लिखा था द रूट्स ऑफ मुस्लिम रेज, इसी तरह सैमुअल हंटिंगटन ने थीसिस बनाया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो क्या उसी तरह इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं कि बस हमने मुस्लिम और जो वेस्ट की सिविलाइजेशन है वो आपस में अब शुरू हो गई हैं, इनका कोई रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है, और ये जो इवेंट हुआ है ये उनके लाइक उस तरह की थॉट्स को सपोर्ट करते हैं?
बात ये है कि सैमुअल पी हंटिंगटन में वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो दुनिया की सबसे अच्छी सिविलाइजेशन है ना, और हम बाकी सब उससे कम है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत का खून जो है यूरोप में बहाया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर इसी हाई सिविलाइजेशन ने लड़ी है ना। हाँ जी। और जब ऐसे यहूदियों को स्पेन स्पेन से निकाला गया था तो ज्यादातर उन्होंने ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया में पनाह ली थी, और उनको यहूदियों को वहां पे रहने दिया गया। मुझे याद है 1991 में जब 500 साल हुए थे एक्सपल्शन ऑफ ज्यूज फ्रॉम इजराइल, तो जो यहूदी जो ऑटोमन एम्पायर में जिन्होंने आके ली थी पनाह, उनको याद था, उन्होंने वो दिन मनाया कि मुसलमानों ने हमारे पे इतना कर्म किया था कि हम बच गए हैं। समझ गए आप? लेकिन ये ज़ायनिज़्म जब से ये नेतन्याहू और इस किस्म की सोच आ गई है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक्लिप्स हो गई हैं बाय दिस हेटेड सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अब क्या किया जाए? दुनिया के अंदर यही एक ट्रेंड है, और सैमुअल पिन हंटिंगटन ने ये नहीं बताया कि ये इस्लामिक सिविलाइजेशन को भी कोल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल करते रहे हैं कि यहाँ पे जो नेशनलिस्ट किस्म के सेकुलर लोग थे, मसलन मुसद्दक को ईरान में इन्होंने CIA ने और MI6 ने उसका कू करवाया। जमाल और अब्दुल नासर पे इन्होंने जंग इसराइल के जरिए शुरू की, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन इन्वॉल्व थे, और जी इन्होंने पूरी तंजीम बनाई कि मुसलमानों के अंदर लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेस बहुत कमजोर हैं, इस्लामिज्म को मजबूत करो ताकि सोवियत कम्युनिज्म की जो अपील है ना गरीबों में, वो किसी तरीके से इस्लाम के जरिए रोकी जाए। तो अफगान जिहाद जो है ये तो CIA ने करवाया है। तो ये जो सैमुअल बिन हंटिंगटन ये नहीं ना बताते कि इस्लाम की ये सूरत जो है उसमें वेस्टर्न पॉलिसी की कितनी मैनिपुलेशन है। बिल्कुल मेरे जैसे बंदे को इसीलिए कोई नहीं बुलाता, क्योंकि मैं मुंह पे ये कह देता हूँ। अभी मैं रिसेंटली गया हुआ था अमेरिका, वॉशिंगटन DC में, मेरे दोस्त वहां मुझे ले गए अटलांटिक काउंसिल में, उनकी बहुत बड़ी एक कोई थिंक टैंक है। तो वहां पे बिल्कुल यही बातें शुरू हो गई कि देखे ना, आप कहते हैं कि रिलीजन की बेस पे स्टेट बननी गलत है, ये है। आफ्टर ऑल इसराइल भी तो एक डेमोक्रेसी है। तो वहां पे वो ये स्टेट डिपार्टमेंट के और पेंटागन ये सब के लोग वहां बैठे होते हैं सुनने वाले कि क्या बात हो रही है। मैंने कहा जस्ट अ मोमेंट, इजराइल इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स एन एथनोक्रेसी। इट्स अ एग्जैक्टली डेमोक्रेसी, इट्स अ डेमोक्रेसी फॉर ज्यूज, for the Arabs who live in Israel, okay, they have certain rights, ye wo, but not the same as the Jewish population. And the Palestinians live under occupation, and occupation is under international law and illegal persecution of people. चुप हो गए वहां पे। तो मैंने कहा मुझे बुला लिया, मैंने बोलना वही है जो मैं लाहौर में भी बोलता हूँ और स्टॉकहोम में भी बोलता हूँ, इसीलिए तुम जैसे लोग बुला लेते हो तो बस ठीक है, सच यही है। बिल्कुल। अब फैक्ट जो है वो फैक्ट ही होता है और उसको आई थिंक जहाँ पे मौका मिलना चाहिए, बोलना चाहिए। वेस्ट की तो डुप्लिसिटी अभी करंटली एविडेंट हो गई है। किस बिल्कुल तरह से वो डुप्लीसिटी है, डेमोक्रेसी का बिल्कुल। परचम जो है वो लोगों को दिखाते हैं और ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट जिसको मैं भी लाइक यूनाइटेड स्टेट्स का भी रिसेंटली डॉक्टर इल्हाम नियाज़ भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि इट्स लाइक प्लूटोक्रेसी यहाँ पे बस एलीट का रूल है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी बिल्कुल वाला सही सिस्टम कह रहे नहीं हैं है। वो, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। हाँ, अ, बिल्कुल ऐसा ही है। सिमिलरली अब जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट में, वहाँ पे जो राइटर थे आई फॉरगॉट हिज नेम कि मिलिट्री जो यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट है वो असल में पीछे से इनका बहुत बड़ा बिज़नेस है, रिपब्लिकन्स का ख़ास तौर पे। तो वो बिल्कुल, सपोर्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को ताकि वो मिलिट्री जो एम्पायर है, मिलिट्री बिज़नेस की एम्पायर, वो चले। तो इज़राइल के कॉन्टेक्स्ट में भी वही जो है वो सिस्टम करवा रहे हैं। जो एग्ज़ैक्टली। यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन की जंग भी इन्होंने करवाई है। यूक्रेन की वैसे तो पुतिन ने शुरू कर दी, लेकिन ये
इन्होंने मजबूर करके उसका ये रिएक्शन करवाया, और वो जंग भी इन्होंने करवाई है, वेस्ट ने करवाई है। ये तो आप अमेरिकन प्रोफेसर्स जेफरी सक्स की आप जाके यूट्यूब पे देखें, मैं वो सुनता हूँ वैसे। उसको, बहुत हाँ, बहुत जबरदस्त इंसान हाँ, है। और तो ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए ना, जो दलेर भी होते हैं और हिम्मत से बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा है एग्जैक्टली। कि यूक्रेन की भी जंग ये हमारे वेस्ट वालों ने करवाई है, और ये इज़राइल के अंदर भी इंसाफ अगर ये फ़लस्तीनियों को दे दें तो बात ख़त्म हो सकती है। और माफ़ करना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आइज़नहावर जो एक बहुत मशहूर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, ये उनकी टर्म है, द अ, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। और मेरी जो है ना गैरिसन स्टेट किताब, वो शुरू ही उससे होती है कि गैरिसन का आइडिया जो है हारोल्ड लार्सन का, यही था कि ये मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है ये पूरे अमेरिका को वो क्या कहते हैं डोमिनेट ना कर ले। उस तरह नहीं डोमिनेट किया जैसे लार्सवेल ने कहा था। मैंने कहा वो पाकिस्तान में हो चुका है कि लार्सवेल्स पोजीशन बिकेम पॉसिबल इन पाकिस्तान, इन इजराइल एंड मेनी अदर स्टेट्स, जहां पे इन्होंने गैरिसन स्टेट्स बनवा दी। और गैरिसन स्टेट्स होंगी तो जंग होगी ना यार। एग्जैक्टली। यही बात है, अमन की तरफ जो लोग आना चाहते हैं उनको हमेशा ये जो है ना वेस्टेड इंटरेस्ट, प्लूटोक्रेसी जिसे आपके प्रोफेसर साहब ने कहा है, वो बहुत मुनासिब टर्म उन्होंने इस्तेमाल की है। एग्जैक्टली। रिसेंटली कन्फ्लिक्ट के दौरान जो टर्की की हम रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं तैयब उर्दुगान साहब की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बार-बार जो है जितने भी न्यूज़ एनालिस्ट हैं वो रेफ़र करते हैं कि उर्दुगान के अंदर कहीं से वो स्पार्क जो है वो ऑटोमन एम्पायर वाला है, तो इस वज़ह से वो इस्लामिक सपोर्ट गेन करने के लिए रेट्रिक यूज़ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एड भी भेजी तो अर्दगान ने ओपनली चैलेंज किया कि भाई मेरी एड जा रही है और अगर इसको वो रोक के दिखाए। हाउ डू यू सी कि टर्की जो है उसका इस तरह से इसराइल की ओपनली पहली बार, हालाँकि उनके डिप्लोमैटिक टाइज़ सबसे पहले एस्टेब्लिश थे इसराइल के साथ, लेकिन अभी ओपनली अगेंस्ट हो जाना, हाउ डू यू सी इट? वेल, आई थिंक मैं तो मुस्तफ़ा कमाल को अपना हीरो मानता हूँ, तो एर्दोगान इज़ नॉट माय हीरो। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि मैं समझता हूँ तुर्की को एक मेडिवल माइंडसेट से एक मॉडर्न स्टेट बनाने में जो मुस्तफ़ा कमाल का कंट्रीब्यूशन है वो किसी और का नहीं है। लेकिन एर्दोगान ने अब जो स्टैंड 1-2 लिए हैं, ये उनकी एक पॉपुलर लीडर तो वो है ना, तो उनमें हिम्मत भी है, राइट और रॉन्ग, सो ही इज़ टेकन दैट स्टैंड। हम तो उस जोगे भी नहीं ना रहे कि हम कोई स्टैंड ले सकें। तो आफ्टर ऑल याद रखें कि तुर्की एक वर्ल्ड पावर होता था, उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को कभी बेचा नहीं है। हम तो जब जिसने हमारी कीमत लगाई उस पे हम हो गए, हमारा तो ये हाल है। तो ये तुर्की का तो ये कैरेक्टर नहीं ना रहा कभी। बिल्कुल, पाकिस्तान तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब बिल्कुल ही लाइक साइडलाइन हो चुका है। रिसेंटली हुँ। ब्रिक्स को भी जॉइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के आगे बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जो है हिंदुस्तान के रिस्पॉन्स पे आते हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन ट्वीट किया था, जैसे ही अटैक हुआ था ओपनली इसराइल के साथ। हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में इसराइल इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि देखें तो अरब स्टेट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा ही अ, उनके ताल्लुकात हैं। बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन क्या इसके पीछे पाकिस्तान वाला फैक्टर है कि क्योंकि पाकिस्तान इज़ अगेंस्ट इसराइल, दे शुड बी लाइक सपोर्टिंग इसराइल? वेल, पार्टली व्हाट यू सेड नाउ इज़ द रीज़न, बट मोर देन दैट कि उन्होंने मोदी जी ने जो पहला बयान दिया वो टेररिज्म को कंडेम करने के लिए था। बाद में उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बयान दिया कि हम अब भी एक वायबल टू स्टेट सॉल्यूशन के हक में हैं। तो उन्होंने उसको एक तरीके से बैलेंस कर दिया है। टेररिज्म का शिकार इंडिया जो हुआ है, उसकी सिंपैथी तो फिर इज़राइल के साथ ही बनेगी ना। उनका ये भी कहना है कि जी 71 वॉर में भी जब अभी तक कोई ख़ास अ, ताल्लुक नहीं थे पैदा हुए, सिर्फ़ रिकॉग्निशन थी।
एम्बेसडर्स अभी एक्सचेंज नहीं थे हुए, तब भी इजराइल ने हमारी मदद की थी 71 की वॉर में, और ये कारगिल पे भी उन्होंने हमारी मदद की थी। सो व्हेनेवर वी आर इन ट्रबल, इजराइल इज विलिंग टू हेल्प अस, और हम वो अब बहुत वेपन्स उनसे खरीदते हैं। दूसरी बात है, इंडिया का जो पुराना इंडिया था वो तो प्रो सोवियत लीनिंग था, और 1938 का मेरी जिनाली किताब में मैंने महात्मा गांधी को कोट किया है। उन्होंने कहा है कि यहूदियों के साथ क्रिश्चियन यूरोप ने वही किया है जो हिंदुओं ने दलित्स के साथ किया है। इसलिए मेरी फुल सिंपथी जो है वो यहूदियों के साथ है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो यूरोपियंस ने किया है उसकी सजा अरबों को दी जाए। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इस। अभी ये 38 का है, अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं थी हुई, उसके बाद क्या गांधी जी क्या सोचते थे वी डोंट नो, लेकिन तब तक ही वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द क्रिएशन ऑफ ए ज्यूइश होमलैंड इन पैलेस्टाइन। ठीक है। और जब जब वोटिंग हुई जनरल असेंबली में, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इजराइल की मेंबरशिप के खिलाफ वोट दिया था। और पीएलओ का सबसे पहले दफ्तर इंटरनेशनली जो है दिल्ली में खुला था इंदिरा गांधी के दौरान में। अब वहां पे मसला ये हो गया कि बीजेपी की सियासत होती है हमेशा नेहरू के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ। एक तो उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, दूसरा जो हमने अफगान जिहाद के बाद कश्मीर के अंदर वो टेररिज्म करवाई, फिर बॉम्बे में जो अटैक हो गया आज के दिन 26 को, और उनकी पार्लियामेंट पे 13 दिसंबर 2001 पे जो फिर हुआ, तो इंडिया के अंदर ये टेररिज्म के खिलाफ और पाकिस्तान का उसके पीछे रोल जो है, इट लीड्स देम देन टू लीन टुवर्ड्स इजराइल। इस तरह है, हमारे अपने पंगों की वजह से ये हुआ है कि इंडिया की राइट विंग पावर्स जो है वो हुकूमत में आ गई हैं। वो कहते हैं ये गांधी जो था ये तो मुस्लिम अपीजर था, इसलिए हमने इसे कत्ल किया है। तो उन्होंने तो ये आर्गुमेंट बना ली हुई है। और नेहरू जो है वो तो कहते हैं वो तो था ही मुसलमान, झूठ बोलते हैं कि वो कश्मीरी पंडित था। मैंने खुद सुना है ये अपना ये क्या कहते हैं कौन थे यार वो बीजेपी से पहले हिंदुओं की जो पार्टी थी, उसके हेड थे वो जनसंघ के जो प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था उनका यार, बलराज कोमल नहीं, बलराज समथिंग। हाँ जी, ये उन्होंने कहा है कि नेहरू तो मुसलमान था, ये इसका नाम मिर्जा समथिंग था। जब 1857 हुआ तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदल के तो कश्मीरी पंडित बन गए। इस किस्म की बातें वहां पे होती हैं इंडिया में। नेहरू वो सेकुलर था इसलिए उसके खिलाफ है, ये मसला है। बिल्कुल इसी नेहरू के खिलाफ रिसेंटली काफ़ी ट्विटर पे भी हम देखते रहते हैं कि बहुत से जो राइट विंग बीजेपी के लाइक अकाउंट्स होते हैं, तो वहाँ पे नेहरू के खिलाफ जो वोमेनाइज़र के इल्ज़ाम भी हम पीछे देखते रहे हैं। तो नेहरू के खिलाफ आई वाज़ थिंकिंग कि क्यों इतना अगेंस्ट हैं, तो आई थिंक दैट वाज़ द पार्ट कि सेकुलर ज़्यादा हैं, तो इस वजह से उनको उनके कैरेक्टर को मेलाइन किया जाता है। अगर नेहरू ना होते तो 35 मिलियन मुसलमान जो वहां रह गए थे, एक ना ये रहने देते, ये जितने हैं राइट विंगर्स, वो सबको निकालना चाहते थे। ये जी, तो बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। नेहरू के ऊपर मैंने छोटा-सा रिसर्च पेपर किया था फरूक अहमद डार के साथ, तो आई फाउंड हिम अ वेरी लाइक ब्रिलियंट स्टेट्समैन, क्योंकि जब भी नॉट ओनली ब्रिलियंट, ही वाज अ मोस्ट सिंपैथेटिक पर्सन। यानी एक नेक आदमी भी थे। यानी नेक से मुराद, अब वोमनाइजिंग अगर कोई बहुत बड़ा जुर्म है तो ये किसी का मसला होगा, दैट्स पर्सनल लाइफ में पता नहीं उस बेचारे ने कुछ किया भी है या नहीं किया, लेकिन उसका पब्लिक रोल जो है वो इंसानियत के हक में ही है, और उसकी वजह से मुसलमानों। हाँ, पाकिस्तानी स्कॉलरशिप में तो काफ़ी वल्गर कमेंट्स हैं। जिनाह जो पाकिस्तान के ऊपर, जिनाह के ऊपर बुक है, जिनाह द आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान, द सर्च फॉर सलाहुद्दीन, आई थिंक अकबर एस अहमद की है। तो वहाँ पे तो अकबर एस अहमद, वो मैं कहा करता हूँ कि ही इज अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। अब एक नया उन्होंने ड्रामा किया है कि गांधी एंड नेहरू कम बैक,
तो जैसा मौका होता है अकबर अहमद वैसी बात करने देते हैं। ही इज नॉट अ ग्रेट स्कॉलर एट ऑल, वो ही इज अ डार्लिंग ऑफ द वेस्टर्न पावर्स, वहां ही उन्होंने उन्हें हेड भी बनाया हुआ है। तो आजकल ये बातें हो रही हैं, तो नेहरू के खिलाफ बकवास करना, ये करना, वो करना। मेरी किताब लिखी है ना मैंने, तो अकबर अहमद को चैलेंज है। आयशा जलाल को बेचारी को भूल जाओ, उसका तो ड्रामा ही और है ना, उसने तो रिसर्च की ही नहीं और पता नहीं थीसिस पास करवा लिया है। तो लेकिन अकबर अहमद को कहो कि मेरी किताब में ढूंढे कोई ऐसी बात और अटैक करे, इज नॉट बीन एबल टू डू इट, क्योंकि वो असल में सारे ऑथर जो हैं वो एडवीना की जो आई थिंक बेटी थी उनकी किताब को द डॉटर ऑफ एम्पायर से सारा मटेरियल निकाल के उसी के ऊपर कुछ थीसिस बना देते हैं। तो इसके तो ऊपर हम ठीक कभी है यार, मेरी बात सुनो, ठीक है, नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर, औरतें उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, हाँ, तो इस पे मैं जेलस हो जाऊं उसके मुतालिक? व्हाई शुड आई? ये वो औरत जाने और वो नेहरू जाने, पर्सनल लाइफ पे लोगों की नहीं जाना चाहिए, समझ गए आप? जहां पे, एग्जैक्टली क्योंकि पर्सनल लाइफ, जिन्ना साहब की तो पूरा पर्दा डाला गया है ना, उनके मुतल्लिक जो बकवास लोग करते हैं मैंने बहुत सुना हुआ है, बट आई नेवर टेक इट सीरियसली, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिज पर्सनल लाइफ। हाँ जी, तो ये नेहरू के बिल्कुल खिलाफ ये जो बातें करते हैं उसका मतलब कोई नहीं है। पब्लिक में उसने क्या किया? क्या उसने ऐसी लॉज बनाई कि वो माइनॉरिटीज के खिलाफ हों, वो गरीबों के खिलाफ हों, वो परसिक्यूशन को जस्टिफाई करें? यू विल फाइंड कि नहीं, इसके बरक्स है। उन्होंने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर एक मुसलमान को बनाया, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। अब्दुल कलाम हाँ, तो ये कितना बड़ा ट्रस्ट है कि एजुकेशन पॉलिसी आप मुसलमान को दे दें कि आप हिंदुस्तान के लिए बनाए। वो उस पे भी गालियां देते हैं उसे। जी, इस पे हाँ, हम ज़रूर बात करेंगे, आगे हम किसी दिन सेशन रखेंगे, ख़ास तौर पे जब जिनाह का जो हमारा रहता है, तो हम डिटेल में सारी बातें करेंगे। दोबारा टॉपिक पे आते हैं, हमास का जो अटैक था, वो उससे पहले जो है बड़ी प्रोग्रेस हो रही थी सऊदी अरेबिया और इसराइल के नॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर। तो जी। वहाँ से बहुत से स्कॉलर जो हैं, वो ये अज़्यूम करते हैं कि हो सकता है, कहीं से ये ईरान की प्रॉक्सी हो कि इस प्रोसेस को जो है वो रोका जाए। ये मुझे बहुत प्लॉजिबल लगता है, लेकिन ये, यानी ये हमास खुद अकेले नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। उनके कनेक्शंस हिजबुल्लाह से और ईरान से हैं। क्या ईरान ने उन्हें कहा कि करो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर दुनिया में हमास की कहीं सपोर्ट थी तो वो तो ओपनली सपोर्ट ईरान की तरफ से थी और हिजबुल्लाह की तरफ से थी। तो ये जो फैसला हो रहा था बेसिकली ईरान को काउंटर करने के लिए हो रहा था ना, क्योंकि सऊदी अरेबिया पॉपुलेशन वाइज, इस तरक्की वाइज ईरान का मुकाबला तो नहीं कर सकता। और जो खुमैनी के बाद एक एक्टिव एक्सपोर्ट ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन यानी शिया इस्लाम को मिडल ईस्ट में फैलाने के लिए ईरान ने पूरी कोशिश की है। तो इसलिए अरबों के अंदर एक वो डर भी है, ये मुझे समझ आती है। लेकिन क्या ईरान ने उन्हें कहा था कि ये कर दो? आई डोंट नो, बट दैट्स वेरी प्रोबेबल कि किसी के साथ बात करके ही उन्होंने ये किया होगा। एग्ज़ैक्टली बट क्योंकि वी हैव नो प्रूफ। हाँ, हाँ, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई पार्टी वहां पे इंटरेस्टेड थी कि ये समझौता ना हो, तो कम से कम ईरान डेफिनेटली आई कैन थिंक वाज अगेंस्ट दिस। हाँ जी। और लेकिन क्या ईरान ने उन्हें कहा कि अब तुम हमला कर दो? दैट आई डोंट नो, बट दैट इज वेरी लाइकली, ये कहना चाहिए। बिल्कुल। एक और कंट्री आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और मेरा तो आजकल फ़ेवरेट ही बनता जा रहा है। नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका, जी, रामाफोसा जी। ने बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट किया है पैलेस्टीनियन काज़ को। रिसेंटली उनकी पार्लियामेंट ने जो है वो मेजॉरिटी से रेज़ोल्यूशन भी पास किया है कि इसराइल के एम्बेसडर को एक्सपेल कर रहे हैं। ठीक है। साउथ अफ्रीका की जो सपोर्ट है वो लाज़मी बात है उनके अपार्थाइड रिजाइम से ही आ रही है। तो बिल्कुल, यही वजह है, यही वजह है। बल्कि नेल्सन मंडेला के जो बेटे हैं, सबसे पहले उनका बयान आया था, टोटल सपोर्ट फॉर इज़राइल।
सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर द पाकिस्तान। पैलेस्टीनियंस। जी। इसी तरह लैटिन अमेरिका में 2 मुल्कों ने रिलेशंस जो हैं ब्रेकअप कर दिए हैं। आई थिंक एक बोलिविया है और एक और कौन-सा है, जिन्होंने ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे आयरलैंड के अंदर जो उनकी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और ये दे आर वेरी वोकल इन सपोर्ट ऑफ द पैलेस्टीनियंस। स्पेनिश भी बहुत ज़्यादा वोकल स्पेन है, के अंदर स्पेन भी भी। शायद है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। स्पेन में भी शायद है। हाँ जी। लेकिन अ, स्वीडन जैसे मुल्क में जहाँ पे पहले ओपन डिस्कशन होती थी, अब ये सारा राइट विंग छा गया हुआ है। तो होता ये है कि ये इनकी ओपन डेमोक्रेसी ये सारा कुछ होता है। मतलब इन मौकों पे आके जो होता है ना एक डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो सुनने में सुनाई नहीं देता। यानी जब से यूक्रेन की जंग जंग हुई है, भई किसी को मौका तो दो ना वो ये क्वेश्चन कर सके कि ये क्यों जंग शुरू हुई। मैंने कभी स्वीडिश टेलीविज़न पे और अखबारों में वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू सुना ही नहीं है। तो ये है कि इसे कहते हैं सेल्फ सेंसरशिप कि जिस न्यूज़ को आप आगे आने देना चाहते हैं, वो ही आगे आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये नहीं कि मुझे उठा के ले जाएँगे। जैसे पाकिस्तान में कुछ लोगों को वो कहते हैं कि उठा के ले जाते हैं, ये नहीं होता। लेकिन कहते नहीं है, आपको ले जाते हैं। हाँ, लेकिन वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे तो ऐसे बात वो ऐसे ही किल करने का तरीका है ना, यू आर नॉट हर्ड ऑफ। बिल्कुल। इतनी ज़्यादा सर पैलेस्टीनियन काज़ की सपोर्ट इस वक़्त वर्ल्ड में है। वेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हाँ, अवाम में लेकिन है, अवाम में है, अवाम में अवाम में वही है, वही ना। पब्लिक ओपिनियन पहले तो हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वियतनाम वार के अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन की ही वजह से उनको विथड्रॉ करना पड़ा। बेशक। अब जो है सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट लग रही है। अब रिसेंटली हम डिबेट सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे स्पोक्स पर्सन की व्हाइट हाउस की, तो वो लाइक ही डिडन्ट वांटेड टू आंसर अबाउट क्वेश्चन अबाउट कि फ़लस्तीनी भी मर रहे हैं। इतनी ज़्यादा सपोर्ट होने के बावजूद वेस्ट स्टिल सपोर्ट्स इज़राइल जिनोसाइड के पूरा अन्हाइलेट कर लें। तो ये किस तरफ मतलब अब जा रहा है, क्योंकि अब तो हर स्टेट यही सिस्टम शुरू कर देगी, जो लाइक माइनॉरिटीज़ वगैरह जिस स्टेट्स में होंगी, तो वो स्टेट्स तो इस तरह का काम जारी रखेंगे। अब वेस्ट का वो वाला कोई भी डेमोक्रेटिक या जो बिहेवियर है, वो तो तकरीबन खत्म हो गए। तो किस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं? अब क्या इसका रिस्पॉन्स जो है वो होना चाहिए? देखें देखें ये ट्रेंड उधर उधर ही जा रहा है जैसे आप कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी जमहूरी फोर्सेस जो है ना वो दुनिया में कायम है। इतने बड़े जो जुलूस हो रहे हैं, ये क्या मुज़ाहरे हो रहे हैं, वो क्या शो करते हैं कि जो रूलिंग एलीट्स है, जो भी चाहें, अवाम के अंदर एक एक काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू भी है। क्या उसको टोटली सप्रेस किया जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है कि वेस्ट को भी मजबूर किया जाए कि वो मिडल ईस्ट के अंदर एक इंसाफ पर मबनी सॉल्यूशन जो है, वो सिर्फ रेज़ोल्यूशंस तक नहीं, अमल तक भी ले आएँ। दैट पॉसिबिलिटी को हमें ट्रिविलाइज़ नहीं करना चाहिए कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ये हो सकता है अगर हम इंसाफ की बुनियाद पे और हम इज़राइल का राइट टू एक्जिस्टेंस भी मान लें। आफ्टर ऑल मेरे ख्याल से पार्टीशन हुई, इंडिया को तोड़ा गया इसलिए कि वो एक आज़ाद हिंदुस्तान बनाना चाह रहे थे। इन्होंने एक ऐसा पाकिस्तान बना लिया जिसको इन्होंने बाद में यूज़ किया। लेकिन पाकिस्तान के बनने के बाद तो मैं पाकिस्तान के हक में हूँ कि ये कायम रहना चाहिए। यहाँ के लोग जो हैं, उनकी ये आइडेंटिटी बन चुकी हुई है। इसी तरह जैसे भी इज़राइल बना, अगर वो वहाँ अमन से रहना पसंद करें और अ, यहूदी और अरब जो हैं वो 2 स्टेट्स बन जाएँ, तो ये बहुत अच्छा है यार। बेस्ट सॉल्यूशन तो यही होता है कि आप मुख्तलिफ होते हुए भी इंसानियत की बुनियाद पे, असूलों की बुनियाद पे एक फ़ॉर्मूला बनाते हैं इकट्ठा रहने का या साथ-साथ रहने का। ये क्या बुरी चीज़ है? सो मैं इज़राइल का राइट टू एक्जिस्टेंस को भी मानता हूँ, बट दैट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर इज़राइल सॉरी हाँ, इट शुड आल्सो बी फॉर द पैलेस्टीनियंस।
Either give them a state of their own, or Israel should make everyone in that area equal citizen. There is no third solution. और वो साहिर की मुझे एक नज़म याद आ रही है कि जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा. Ultimately, justice must prevail. It doesn't prevail every time. It doesn't prevail every time, लेकिन most of the time it does. ठीक है. So let's hope कि इस तरफ ही हमारा ये हो. और जो वेस्टर्न जमहूरियत, आफ्टर जमहूरियत उनको कौन सी टेबल पे प्लेट पे दी गई थी, वर्कर्स ने वहां पे जेलें काटी, औरतों को छांटे पड़े तो उनको राइट टू वोट मिला है. ये अमेरिका में और ब्रिटानिया में हर जगह पे. बिल्कुल. हाँ, तो जिद्दोजहद से उन्होंने ये आज़ादियाँ हासिल की हैं. ये कोई वेस्ट वालों ने हाकिमों में तो उनको नहीं थी दी. तो मेरे ख्याल लेकिन जमहूरियत यहाँ पे अभी. एक हाँ जी, हाँ जी. यहाँ बोलिए. पे एक क्वेश्चन इमर्ज होता है. रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था हेनरी किसिंजर की 6 स्ट्रेटजीज इन वर्ल्ड स्टडी लीडरशिप के ऊपर थी. 6 स्ट्रेटजीज इन वर्ल्ड स्टडीज. तो वहाँ पे वो अनवर सादात थे, आई थिंक उनके साथ होते हैं जब 1973 की वार होती है. ठीक. तो वो अंदर की हमें बात बताते हैं कि भाई जो वार शुरू की थी अनवर सादात ने, उसका पर्पस ये था कि इसराइल को प्रेशराइज किया जाए पीस के लिए. ठीक है. और अल्टीमेटली वो रिजल्ट हुआ भी सही और उनको सिनाई पेनिनसुला जो था वो वापस भी मिल गया. अभी जो सिचुएशन है, क्या इस तरह का कोई रिस्पॉन्स लाइक अगर इवन थ्रेट भी एग्जिस्ट करता है इसराइल के लिए, क्योंकि अब तो इसराइल को पता है कि किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करना मिलिटरली, तो कम से कम किसी ने जवाब नहीं देना. तो इस तरह का कोई मुस्लिम वर्ल्ड को रिस्पॉन्स प्रेजेंट कर सकते हैं कि उनको लाइक इसराइल को कम से कम मिलिटरली थ्रेट हो और वो पीस नेगोशिएशन पे आए. अभी तो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो नेगोशिएट करेंगे. एक्चुअली यहाँ पे भी ज्यादा जो है गलती वो इजराइल की है. 2001 में 2001 में ये 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर जब बात हुई थी, तो सऊदी अरेबिया ने एक कहा था कि अगर इजराइल अरबों ये 2 स्टेट सोल्यूशन को मान ले तो हम कल रिकॉग्नाइज करने को तैयार हैं इजराइल को. तो उस जमाने में जो प्रेसिडेंट थे इजराइल के, आजकल जो प्रेसिडेंट हैं वो तो राइट विंग के आदमी हैं, वो कोई शरीफ आदमी थे. उन्होंने कहा कि आई वांट टू गो टू रियाद टू मीट द किंग, क्योंकि ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम सारे इस इलाके में दोस्ती से रहेंगे. लेकिन उस जमाने की जो राइट विंग हुकूमत थी इजराइल की, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को उस इनिशिएटिव को पूरा नहीं करने दिया. तो अरबों के अंदर भी अगर ये 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाए, और तो वो पहले से ही तैयार हैं. 2001 से वो तैयार हैं, अब से तैयार नहीं है. ये राइट विंग इजराइली हैं जो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं. मुझे तो यही समझ आती है. मैं तो इजराइल की सिक्योरिटी में उसकी एग्जिस्टेंस को मानता हूं, जिस तरह मैं पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को मानता हूं. 47 में ये ना बनता पाकिस्तान तो शायद मैं उनमें होता जो किसी और सोच, मगर जब बन गया तो दिस इज माय होम, यानी मेरे जो दोस्तों का, एसारों का. इसी तरह इजराइल बन चुका है, तो यार उन्होंने अपना वहां कायम कर लिया एग्जिस्टेंस. व्हाई कांट वी एक्सेप्ट इट? कौन सी ऐसी बड़ी बात है? So that's the only way you can try to be realistic and just at the same time. एग्जैक्टली. Perfect solutions किसी चीज के नहीं होते. There is nothing which is called perfect. Everything is. बिल्कुल. हाँ हाँ. परफेक्ट तो हमारी पार्टीशन भी नहीं हुई अभी तक. लाइक इश्यूज चलते आ रहे हैं पार्टीशन होने के बावजूद भी. वही ना. हाँ. तो हम यहाँ पे खत्म करेंगे सर. बहुत ही जबरदस्त डिबेट रही आपके साथ और बहुत अच्छा एनालिसिस आपने प्रेजेंट किया. टू द पॉइंट फैक्चुअल बातें जो एक रियलिस्ट
पर्सपेक्टिव हो सकता है, उस हिसाब से आपने हमें चीज़ें समझाई। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का और आई वुड रिक्वेस्ट कि हम इसी तरह आगे ख़ास तौर पे क़ायद-ए-आज़म क्योंकि आगे बरसी भी आ रही है, वो 25 दिसंबर वैसे भी कंट्रोवर्शियल डेट है कि पता नहीं क़ायद-ए-आज़म की डेट ऑफ बर्थ है भी सही कि नहीं। लेकिन वी विल ट्राई कि हम उसके ऊपर एक लंबी डिबेट कर सकें क्योंकि मेरे दिमाग में भी ऊट-पटांग क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आई वांट कि हम उसको भी कभी डिस्कस करें। ठीक। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। टेक केयर।